डिजायर्ड एक्शंस। अब सिंपल सा मतलब में ये तुम्हें हम समझा दें या ग्रुप को सक्षम बनाना। किस चीज के लिए सक्षम बनाना? कि वो अपना खुद का चॉइस रख सके या अपना खुद का निर्णय ले सके, और जो निर्णय ले एक्शन कर सके, और जो आउटकम चाहते हैं वो आउटकम ले सके। जैसे यदि कोई महिला चाहती है कि हम नौकरी करें, तो वो नौकरी करने का डिसीजन ले सके, फॉर्म भर सके, नौकरी का इंटरव्यू दे सके, नौकरी शुरू कर सके और अर्न करके फैमिली के एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट कर सके। यदि इतना हो पाए तो हम कहेंगे कि हाँ। या कोई व्यक्ति, परिवार का कोई और सदस्य कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेके बिजनेस करके उससे प्रॉफिट अर्न करने तक यदि वो कर पाता है, तो हम कहते हैं हाँ भाई, हमने उस व्यक्ति को एम्पावर्ड कर दिया, कैपेसिटी इंक्रीज कर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay, fine. Yes, sir. So, according to Krishna, empowerment means increasing the capacity of individual to make effective development and life choices, and to transform these choices into desired action and outcome. It is by nature a process, and sometimes तो हम empowerment को एक process भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबा टाइम होता है। किसी व्यक्ति आउटकम लेते हैं तो ये आउटकम बेस्ड भी है। यदि हम किसी को एम्पावर कर दिए तो ये इस बात से पता चलता है जब उसका डिजायर्ड आउटकम आने लगे। यदि बिजनेस एस्टैब्लिश करता है तो उसका डिजायर्ड आउटकम क्या होगा? क्या होगा बोलो? लाइवलीहुड चलाना, कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। वो प्रॉफिट अर्न करके वो अपना परिवार चलाना चाहेगा। यदि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसे डिसीजन से कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। सो form those choices into desired action and come to the end of the desired outcome. Similar मैम सुन नहीं पाए, साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। वॉइस इज नॉट क्लियर? नो मैम। नो मैम, बीच में कट हो गया था मैम। वॉइस इज नॉट क्लियर? हाँ, बीच में आपकी आवाज गायब। प्रॉब्लम अभी ठीक है? अभी ठीक है? धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा, देखो हमने कहा, हमने एम्पावरमेंट आपको बताया। एम्पावरमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को सक्षम बनाना, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सके और उससे अपनी इच्छा का आउटकम ले सके। यदि विमेन एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो भी ठीक इसी तरीके से एक महिला की एबिलिटी को डेवलप करना है, ताकि वो अपने राइट्स का सही यूज कर सके, अपने रिसोर्सेज को, एसेट्स को और इनकम को और अपने टाइम को सही तरीके से अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सके। और यदि कोई मैनेजमेंट टेक्निक भी डेवलप किया जाए, ताकि वो कोई रिस्क आए तो उसको मैनेज कर ले। जैसे हम लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए लड़कियों की, क्यों कहते हैं? They are able to सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग महिलाओं की। हाँ भाई, वो नौकरी बाहर निकले, हम उसको मोबिलिटी फ्री कर दे रहे हैं। पहले के समय में लोग महिलाओं को जो बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे या मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करते थे, वो किस लिए? उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती थी, वो महिलाओं को सेफ रखना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन आप उनको घर में कैद करके कब तक सुरक्षित रखेंगे? गेटिंग? तो
हमने कहा नहीं भाई सोशल मोबिलिटी का फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन सोशल मोबिलिटी के फ्रीडम के साथ उनको रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि जब वो नौकरी करने जा रहे हैं बाहर कहीं किसी ऐसी जगह पे, कोई रिमोट एरिया है, कोई टाइम थोड़ा ऑड है, लेट इवनिंग लौट रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं जिस समय में बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, यदि ऐसे समय में उनके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो वो कैसे रिस्क मैनेज करेंगे, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग देना उनको ज़रूरी है, ताकि वो पूरी तरीके से एम्पावर्ड हो। कंप्लीट एम्पावरमेंट मतलब उनको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आने चाहिए, ठीक है ना। जिस जिस इन सारी चीज़ों से लास्टली क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस और वेलबींग इम्प्रूव होगा। तो फाइनली विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वीमेन टू इंजॉय देयर राइट्स। अब राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ मीडिया एक्सपोजर, right to earn, right to take their own decisions, right of their reproductive health. There are number of rights laid down for women, है ना। तो empowerment of women refers to the ability of women to enjoy their rights and to control and to take benefit from resources what they have, जो भी resources उसके पास है, what the assets that they have, what the income they have, and their own time, as well as the ability to manage risk and improve their economic status and wealth. तो फाइनल गोल हमारा क्या है? हमारा फाइनल गोल है कि एक महिला को हमें इकोनॉमिकली उसका स्टेटस इम्प्रूव करना है और उसकी वेलबींग इम्प्रूव करना है। तो वेलबींग में सब चीज़ आ जाता है, उसका सोशल वेलबींग, उसका फिजिकल वेलबींग, उसका मेंटल वेलबींग, उसका इकोनॉमिक वेलबींग, every sort of well-being comes. Okay, so it also refers to increasing the spiritual, political, social, educational, gender or economic strength of individual and communities. Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Am I audible? अभी Yes, आवाज ma'am. सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, जहाँ नहीं समझ में क्रिस्टल आएगा वो, क्लियर नहीं है मैम, हाँ बेटा, एकदम क्लियर नहीं आ रहा, कल ग्लिच कर रहा है उसका। हाँ वो हो सकता है ये मौसम के चलते हो रहा हो, है ना। आज का थोड़ा मौसम तो ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे रूम में हमारे को नेटवर्क प्रॉपर मिल रहा है ना। आगे चले, कंटिन्यू मैम। यस मैम। ओके। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, we need women to get empowered so that decision making power can come. Freedom of movement we have discussed. Access to education, because education increase the level of awareness. कोई educated रहेगा तो वो comparatively aware ज़्यादा है, illiterate होगा तो उसके awareness का level भी कई बार mostly कम होता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो uneducated होगा वो unaware भी होगा, कई बार बहुत educated लोग भी कई मामलों में बड़े unaware होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जो एजुकेटेड ज़्यादा होगा, लिटरेसी जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होगा। तो एक्सेस टू एजुकेशन अच्छा हो, इसलिए वीमेन एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, इसलिए वीमेन एम्पावरमेंट नीडेड है, क्योंकि वीमेन डिप्राइव्ड है, इन चीज़ों से डिप्राइव्ड है। यदि वीमेन एम्पावर होगी तो वो उसे ये चीज़ें मिल पाएंगी। क्या क्या चीज़ें? डिसीजन लेने का पावर, मूवमेंट का फ्रीडम, एजुकेशन एक्सेस करने का फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट का फ्रीडम एंड एक्सपोजर टू मीडिया। मीडिया एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें महिलाएं बहुत डिप्राइव्ड हैं। यदि उनको कोई दिक्कत हो तो कई बार वो अपनी बातें कह नहीं पाती, तो यदि मीडिया एक्सपोजर होगा तो वो अपनी बातें लोगों तक, जन जन तक पहुंचा पाएंगे। जो अभी तक यदि देखा जाए तो एक्सपोजर टू मीडिया ही सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है विमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि महिलाएं कई बार अपने परिवार की बातें लोगों तक जाए इसके लिए इस मत में नहीं होती, है ना। इसलिए तुम देखो डोमेस्टिक वायलेंस भी कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है विमेंस के। समझ में आ रहा है? तुम देखो यदि फैमिली में किसी तरीके का फिजिकल वायलेंस हो रहा है या फिजिकल एसॉल्ट हो रहा है या हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, तो तुम यदि बात करोगे तो बड़ा कैजुअली बोलेंगी, हाँ कल रात को मार दिया था। तुम्हारे घर में काम वाम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन लोगों से बात करो, देखो बड़े कैजुअली बोलती हैं,
समझ रहे हो? यस मैम। Yes, मैम। ये इवेंट्स उनके लिए इतने कैजुअल क्यों हैं? क्यों इतना कैजुअल है? तुम्हें क्यों लगता है बहुत कैजुअली वो बोलती हैं? अपने जो अच्छे परिवार हैं उनमें तो ये इस तरीके के इवेंट्स बहुत अनयूजुअल है। यदि एक बार हम डेली का यूज टू हो जाता होगा इसलिए वो यूजुअल बोली। हाँ यूज टू हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस क्योंकि चीज वो अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है, राइट के बारे नॉलेज में नहीं, उनको वो मालूम हाइड करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि पति है, ये तो मार ही सकता है। आप वही तो लेकिन कह रहा एक हूँ, उनको उनको से ये बात मालूम, उनके राइट के बारे में उनको मालूम नहीं। उनको उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम है। उनको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट तमाम लॉज बने हुए, दे डोंट नो। बल्कि वो ये तो नॉर्मल चीज मान के चलती हैं कि भाई पति है तो कभी हाथ उठा दिया तो क्या हुआ। देखो गांव में यदि तुम बहुत थोड़े से, अब तो खैर सभी लोग बहुत अवेयर हो गए, लेकिन कई बार बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में जाओ तो बड़ी बूढ़ी जो महिलाएं होती हैं वो समझाती हैं अपनी बहुओं को कि अरे पति है ना तुम्हारा, मार दिया तो क्या हुआ। गेटिंग? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वॉइस रेज करना है, ये उनका राइट है, दे डोंट नो अबाउट इट। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं कुछ मामलों में डिप्राइव्ड हैं, साथ ही साथ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब यदि बहुत सारे हमारे इस बैच में बॉयज़ हैं, उन लोग सोचेंगे कि अरे नहीं भाई, अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि भाई ये सारे सिनेरियो तो अब बहुत पीछे छूट गए हैं, अब तो महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हैं, उनको मारने का तो सवाल ही नहीं उठ जाता है। महिलाएं कई जगहों पे आगे बढ़ के कई बार फिजिकल होने लगती हैं। आई डू एग्री, लेकिन ये अभी 10% पॉपुलेशन, अभी भी हमारा 80 to 90% जो पॉपुलेशन है उसमें अभी भी मेल डोमिनेंस है। अच्छे परिवारों में भी मेल डोमिनेंस है। हाँ, वो फिजिकल नहीं होते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते हैं, या वो फिजिकल एजॉल्ट नहीं करते हैं, या किसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करते हैं, लेकिन डोमिनेंस है। गेटिंग? तो ये तुम्हें बहुत सारे परिवारों में मिलेगा। तो दिस इज द रीजन वाई, बिकॉज women are deprived on so many points. That's why we need the concept of women empowerment. Now I am coming on women empowerment and some associated factors. There are number of associated factors within women empowerment. As I have told you earlier, क्यों एजुकेशन एम्पावरमेंट ज़रूरी है एक महिला को एम्पावर करने। तो एजुकेशन, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, both are equally important to empower a woman, to increase the insight of a woman, to increase the understanding of a woman, to increase the understanding of their rights. तो यदि महिला पढ़ी लिखी होगी तब वो बाहर की दुनिया जानेगी, तब उसको तमाम ऐसी दस्तावेज पढ़ने लायक होगी जिसमें उसको ये पता चलेगा कि क्या क्या अधिकार हैं उसके, क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है महिलाओं को, कहाँ पे जाके उनको ये सब सुविधाएं मिलनी है, यदि उनको कोई दिक्कत हो तो वो किसको संपर्क करें। ये सारी चीज़ें एक महिला को तब पता चल पाती हैं जब वो पढ़ी लिखी होती है और कुछ दस्तावेज की भाषा वो पढ़ने लायक होती है। अब एजुकेटेड कैसे, लिटरेट कैसे जानते हैं, कैसे हम असेस करते हैं कि एक बंदा यदि तुम्हारे सामने है और तुमको हम कहें कि तुम बताओ कि ये लिटरेट है कि इलिटरेट है, तो तुम कैसे असेस करोगे? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है लिटरेसी का? 7th पास जो भी है मैम, वो उसको गवर्नमेंट मानती है कि लिटरेट है वो। तो 7th पास तुम्हें गांव में ऐसे तमाम मिल जाएंगे जो अंगूठा छाप हैं, सर्टिफिकेट है लेकिन जो लिखना पढ़ना जानते हो। तो लिखना पढ़ना मैम जानते कोई हैं। भाषा में वन लैंग्वेज में बोल सकता है। ये अच्छा लगा जान के कि तुम सब इंटरैक्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें एक आवाज़ आई, वो किसकी आवाज़ थी मुझे बताना, किसी एक भाषा में जो लिखना पढ़ना जानता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? राणा प्रताप मैम। राणा, हाँ राणा, आई डू एग्री, परफेक्टली राइट राणा। देखो लिखना पढ़ना एक भाषा में कई बार ऐसा होता है, गांव में तुम चले जाओगे कि सीता नाम है महिला का, तो खाली एक अक्षर वो लिखना जानती है, स पे बड़ी की मात्रा सी और त पे आ की मात्रा ता, और यही पढ़ना जानती है, यही लिखना जानती है। तो इसे तुम लिटरेट कहोगे? नहीं। पहले 2012 या 11 से पहले तक जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया
लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि यदि एक व्यक्ति अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता है तो हम उसे लिटरेट मान देते हैं। तो वो क्या करते थे, खाली नाम लिखना पढ़ना जानते। लेकिन अब नहीं है, अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अब हो गया है किसी एक भाषा में यदि व्यक्ति को लिखना और पढ़ना आता है तो हम कहेंगे लिटरेट। अब तुम कैसे चेक करोगे? तुम्हारे सामने एक व्यक्ति है, हमने कहा चेक करके बताओ, कैसे चेक करोगे? पेपर पढ़ में चेक करेंगे ना। हाँ, पेपर न्यूज़पेपर यूजुअली उनके लोकल लैंग्वेज में होता है। और यदि किसी को कोई लिखना पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले किस भाषा में लिखना पढ़ना सीखता है? अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में। नेशनल लैंग्वेज, अपने मदर टंग में, है ना? हिंदी में। तो हम सबसे पहले वो लैंग्वेज का न्यूज़पेपर उसके सामने रखते हैं जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना? ठीक है। जब यदि वो उसको पढ़ ले रहा है न्यूज़पेपर और यदि तुमने एक दो लाइन बोला और उसको वो लिख ले रहा है तो तुम उसको सर्टिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये फला व्यक्ति लिटरेट है, ठीक है? तो एजुकेशन का मतलब ये हो गया। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई हैव हाईलाइटेड विच वर्ड, क्या वर्ड हम हाईलाइट? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। हम क्यों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को हाईलाइट किए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट नहीं किए हुए हैं? हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को हाईलाइट किए हुए हैं क्योंकि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ना दे सके महिला को, वो व्यक्ति को, वो महिला को एम्पावर नहीं करता, वो महिला को एम्पावर नहीं करता। वो एम्प्लॉयड तो होगी लेकिन खाली वो काम करके पैसा कमा के लाती है और उसको खर्च करने का फ्रीडम नहीं है या उस पैसे को खर्च करने में उसका कोई डिसीजन नहीं है, तो उसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं। और यदि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इवन दो यदि महिला एम्प्लॉयड है, तो हम उसे एम्पावर्ड नहीं मानते। ठीक ठीक इसी को हम कहते हैं कंट्रोल ओवर ओन अर्निंग। अपने अर्निंग पे कंट्रोल is one of the indicator of women empowerment which is associated with the concept of women empowerment. The next very important concept is economic security. Irrespective of कि महिला employed है कि नहीं, वो खुद कमा रही है कि नहीं, वो financially independent है कि नहीं, वो economically secure है। ये भी बहुत important है एक महिला को empowered बनाना। Can you give me some example of economic security? या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें महिला जो है वो खुद कमा तो नहीं रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी नहीं अभी दिख रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली सिक्योर। यस मैम, जैसे अगर कोई हस्बैंड है और वो सारा पैसा ला के वाइफ को दे रहे हैं और उसको यूज़ करने के लिए अपना दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से हो गया। और दूसरे तरीके से अगर उसके नाम पे कुछ अपना एसेट्स वगैरह अगर नाम कर दिए हैं, जिससे वो सिक्योरिटी है कि अगर किसी तरीके का सिचुएशन आया तो वो अपने डिसीजन उस एसेट से ले सकती हो। हाँ, इसको ये जो सेकंड एग्जाम्पल तुमने दिया है, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक सिक्योर। इकोनॉमिकली सिक्योर, उसके नाम पे सेविंग्स, उसके नाम पे ज़मीन जायदाद, उसके नाम पे कुछ एसेट्स है जिससे उसको पता है कि यदि कोई नहीं भी होगा हमारे साथ तो भी हम आर्थिक रूप से सिक्योर। ठीक है, इसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब तुम देखो तुम्हारे परिवार में कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे किसी के घर में किराएदार है, तुम्हारी मदर ने कहा कि किराए का जो पैसा आएगा वो हम लेंगे। तमाम ऐसे एग्जाम्पल होंगे। खेती का जो गल्ला बेच के जो पैसा आएगा वो हम लेंगे, दूध सेल आउट करके जो पैसा आएगा वो हम लेंगे, दुकान का किराया या दुकान से जो मुनाफा होगा वो हम लेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली इकोनॉमिक सिक्योरिटी। वो ये नहीं कह रही है कि हमको खर्च करने का पावर दीजिए, वो ये कह रही है कि ये पैसा मेरे पास आके रहेगा, इस पे मेरा होल्ड होगा, कभी ज़रूरत लगेगा तो हम क्राइसिस के टाइम में आपको इसी पैसे से मदद करेंगे या हम इस पैसे को फ्यूचर सेविंग में डाल देंगे। दिस इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट? यस मैम। है ना? ये एग्जैक्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एग्जाम्पल। इसमें महिला एम्प्लॉयड होना ज़रूरी नहीं है, इसमें महिला का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन
सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, एम्पावर से भी नहीं। यदि तुम्हारे पास पैसा होता है, कई बार तुम मुझे ये बताओ, जैसे कई बार तुम लड़के लोग हमेशा बाहर निकलने से पहले पर्स पॉकेट में रख के निकलते हैं, हमेशा, हाँ या नहीं? मेरे पास पर्स नहीं है। ओह सो सैड। हाँ ना झूठ बोल रहा है, इंडियन का लाइक काम नहीं रखते मैम। क्रेडिट कार्ड लेकर निकलता है, ये बोलेगा। फोन पे तो रखते ही नहीं है। मोबाइल कवर के अंदर, हाँ हाँ वही अभी आजकल का मोबाइल पर्स हो कवर गया। के अंदर मैम पर्स। अभी उसके मोबाइल में भी कवर नहीं है। अच्छा, तुम नहीं, लोग नहीं, कहाँ से कहाँ मैम कहाँ अब ले तो कार्ड और मैम अब तो कार्ड और यूपीआई का टाइम है ना, तो फिर चलो पर्स पर्स क्या में तुम पर्स या एटीएम कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके रहे हो, क्या ये मान के चलते हो कि तुम जब बाहर निकलते हो तब तुम्हें कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है? नो मैम। नो मैम। तो फिर हमेशा इनके- क्यों लेके निकलते हो? मैम इन केस और यही इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यही डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तुम ये सोचते हो कि भैया बाहर निकलने पता नहीं कहाँ क्या जरूरत पड़ जाएगा। यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ इकोनॉमिकली सिक्योर। मैम प्रत्युष बोल रहा है किडनी लेके चलते हैं। हाँ क्या प्रत्युष बोल रहा है आप किडनी लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? किडनी मैम, किडनी। किडनी। चलो वो भी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, है ना? जहाँ जरूरत पड़ा तुरंत ऑपरेट करा के एक किडनी निकाल के सेल कर दो ना। मैम ऑपरेट करने के बाद सेल करने का हालत तो होगा नहीं। एफर्ट भी कर रहा है मैम ये सर। हाँ क्या क्या बोलो बोलो। आईफोन वाला बोल रहा है ये। अच्छा आईफोन वाला बोल रहा है, उसका कैटेगरी अलग है क्या? आईफोन वाले का कैटेगरी अलग है क्या? मैम उसको खरीदने के लिए मैम यूजुअली किडनी बेचना पड़ता है तो अच्छा बाप रे मत जाओ, क्या करोगे? किडनी बेच के आईफोन लोगे और आईफोन बेच के इलाज कराओगे, क्योंकि मोबाइल के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि आईफोन भी बिक जाएगा और जो बचा किडनी है वो भी बिक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक इतना बड़ा स्ट्रेंथ होता है, एक इतना बड़ा स्ट्रेंथ होता है जो आपको लगता है कि भाई यदि पैसा है आपके पास, एटीएम है आपके पास, कार्ड है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, एनी हार्डशिप यू कैन मैनेज। घर में आप अपने आप को सिक्योर हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, फादर हैं, घर में मम्मी है, कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर रखी होगी, ज़रूरत पड़ेगा उन लोगों से लेंगे। बट वेन एवर यू फील दैट यू हैव टू गो आउट, यू ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ इकोनॉमिकली सिक्योर। तो जब तुम्हें थोड़े से घंटे के लिए यदि बाहर जाना हो तब तुम अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एश्योर करना चाहते हो, तो तुम उन महिलाओं के लिए सोचो जो अपना घर छोड़ बाहर ही आ गई हैं, दूसरे घर में रहने के लिए आ गई सालों सालों, उनको अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एश्योर करने का कितना इंपॉर्टेंट राइट होना चाहिए? मैम होना 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए, शायद 200% होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? मैम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। खैर, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। दिस इज अगेन ए एसोसिएटेड फैक्टर। सब कुछ होने के बाद भी यदि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है या डिसीजन लेने में उनका कोई से नहीं या राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, तो अगेन द विमेन इज नॉट एम्पावर्ड। एंड द लास्ट वन इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का फ्रीडम। हमारे हेल्थ सेंटर्स पे महिलाएं आती हैं, तो यदि हम कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे को लेके आती है हमेशा सास। ज़्यादातर आप गांव में चले जाइए तो बच्चे को दवा कराने के लिए या इंजेक्शन लगवाने के लिए माँ नहीं लेके आती है, दादी लेके आती है, फादर लेके आते हैं, जो उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। वो प्राइमरी केयर गिवर नहीं है, लेकिन क्योंकि मदर को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है इसलिए वो नहीं लेके आते, इसलिए वो नहीं लेके आ सकती, है ना? तो कई बार फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना होने के चलते दिक्कत होती है, या फिर यदि महिला आना चाहती है तो वो रुकी
करेगी, सास या ससुर कोई आ जाए तो वो जाए PHC पे CHC पे दवा कराने, हस्बैंड के साथ नहीं जा सकती। तो ये भी एक अजीब तरीके की स्थिति है कि हर व्यक्ति हमेशा अपनी बहू के साथ ही मूव करेगा, पत्नी के साथ मूव करने की स्थिति ही नहीं आएगी, या जब आएगी तब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कुछ ऐसी स्थिति है। तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इटसेल्फ इज वेरी टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से कई बार वीमेन एम्पावरमेंट हैम्पर होता है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग अहेड on women economic empowerment. As I have told you earlier that economic empowerment is more important than anything else. In economic empowerment, financial independence itself embodied. So in rural India, women's economic opportunities remain restricted. कई जगहों पे उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, कई बार सोशल रीजन से, कई बार कल्चरल रीजन से, कई बार रिलीजियस बैरियर से। तो रूरल विमेन पर्टिकुलरली लोअर कास्ट और लोअर क्लास की होती हैं, हैव द लोएस्ट लिटरेसी। ना उनको बाहर जाने का फ्रीडम होता है, ना उनको पढ़ने का फ्रीडम मिल पाता है, ना उनको पढ़ी नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट का भी नहीं मिलता, जब वो एम्प्लॉयड नहीं है तो अर्न करने का भी फ्रीडम नहीं है, अर्न नहीं कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं है तो वो इकोनॉमिकली सेक्योर है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो उनमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देयरफॉर they have not get the capacity to negotiate pay or contracts. उनमें ये कैपेसिटी ही नहीं डेवलप होता है कि वो कोई चीज़ नया शुरू कर सके, किसी भी तरीके का, कोई छोटा बिजनेस, कोई छोटा ठेला लगाना, कोई बिजनेस लगाना, कुछ सब्जी ही लगाना, किसी तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, किसी तरीके का नेगोशिएशन की कैपेसिटी उनमें नहीं। गेटिंग खास तौर से ये बात हम लोअर कास्ट और लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, और खास तौर से रूरल विमेंस की बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रहे। इस तरीके के सिचुएशंस को देखते हुए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ए वाइडली प्रैक्टिस मॉडल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी बाई NGOs एंड द गवर्नमेंट। तो रूरल एरियाज में क्योंकि जो लोअर कास्ट और लोअर क्लास की महिलाएं होती थी, उनको किसी भी तरीके से वो एम्पावर्ड नहीं होती थी, इसलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ना होने के वजह से वो किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं कर पाते। इसकी वजह से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड समटाइम्स इन एसोसिएशन विद सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करना शुरू किए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, ये विमेन को क्या प्रोवाइड किए? ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए टू मैनेज द लोन्स एंड सेविंग्स दैट कैन बी यूज बाय मेंबर्स फॉर वेरिंग नीड्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जब हम आपको और आगे डिटेल में बताएंगे, या आप लोग भी जानते होंगे, आपके घर में जो महिलाएं हैं वो भी शायद कहीं किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड होंगी, या कई बार आप देखेंगे आपके घर में काम वाम करने के लिए जो महिलाएं आती हैं वो छोटे छोटे ग्रुप से एसोसिएटेड हैं। तो इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो लोअर तबके के फैमिलीज हैं उनमें बहुत कॉमन है। इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस सीन इज डोमिनेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एक और चीज़ बहुत मज़ेदार है, माइक्रो फाइनेंस ऐसे तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में ये माइक्रो फाइनेंस का सीन जो है वो डोमिनेट हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से एज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनरीच्ड पीपल। क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट ज़्यादा डोमिनेट हो है? बिकॉज रैपिड प्रोग्रेस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू एम्पावरमेंट मूवमेंट्स। अब ये जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये महिलाओं को खाली इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करते हैं, ये उनको सोशली भी एम्पावर करते हैं, ये उनको साइकोलॉजिकली भी एम्पावर करते हैं। उनको ये हिम्मत है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ 20 महिला, हमारे साथ 10 महिलाएं। आप देखिए बिहार में जब वो नशा छुड़ाने का और वो शराब छुड़ाने का जब मूवमेंट्स चला, तो उस समय तमाम SHGs एक्टिव हो गए कि अकेले महिला के कहने पे हस्बैंड नहीं छोड़ रहा है तो पूरा SHG इकट्ठा हुआ। तो दे आर नाउ सोशली एम्पावर्ड, दे आर साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड दैट आई एम नॉट अलोन, माई प्रॉब्लम इज नॉट ओनली माई प्रॉब्लम, दिस ग्रुप ऑफ विमेन आर विद मी, दिस इज साइकोलॉजिकल एम्पावर्ड। यदि महिला थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करके जमा कर रही है तो किसी एक समय में उसके पास इतना पावर
होता है कि वो पैसा लेके कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू करें. सो बाय SHGs now they are becoming economically empowered also. So these are some of the empowerment movements that are going on through rapid progress of self-help. Am I clear? Yes, ma'am. Am I Yes, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ कोई ऐसा बहुत ऐसा चीज नहीं है जो नहीं समझ में आने वाली चीज है. ठीक है. Through their contribution to women's ability to earn an income, these programs have potential to initiate a series of virtuous spirals of economic empowerment. Virtuous spirals के कहने का मतलब है यदि एक गांव में एक SHG है जो लड़कियों के पढ़ने पे जोर दे रहा है कि नहीं, लड़कियां यदि पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ने का फ्रीडम दिया जाना चाहिए, उनको बाहर निकलने का फ्रीडम दिया जाना चाहिए. यदि एक बार लड़कियां पढ़ने लग जाएंगी, खुद साइकिल चला के स्कूल जाने लग जाएंगी, तो अपने आप वो कुछ हद तक अपने डिसीजन लेने लग जाएंगी. अपना डिसीजन लेने लग जाएंगी तो वो अपने मुताबिक अपनी शिक्षा के अनुरूप एम्पावर होने का कोशिश करेंगे, एम्प्लॉय होने का कोशिश करेंगी, कुछ छोटा मोटा रोजगार करने का कोशिश करेंगी. वो रोजगार करना शुरू करेंगी तो वो कुछ अर्न करना शुरू करेंगी और अपना डिसीजन अपने अर्निंग पे लेना शुरू करेंगी. इस तरीके से एक स्पायरल बन जाता है. स्प्रिंग देखे ना, स्प्रिंग Yes. है ना. कहने का मतलब है एक वर्चुअस स्पाइरल का रूप लेना है. एजुकेशन लिए, एम्प्लॉयमेंट लिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए, इकोनॉमिकली सिक्योर हुए, एम्पावर्ड हुए. ये एक वर्चुअस स्पाइरल का रूप लेता चला जाता है. इसलिए जब आप 3 E's की बात करते हैं तो आप सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं एजुकेशन, फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फिर हम बात करते हैं इक्विटी. गेटिंग? नाउ आई एम मूविंग अहेड दैट माइक्रो फाइनेंस थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप has been recognized internationally as the modern tool to combat the poverty in rural development. इस तरीके से धीरे धीरे गांव में जो गरीबी था उससे लड़ने में भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला जो माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू रूरल इंडिया में एंटर किया. माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप आर effective in reducing poverty, empowering women and creating awareness which finally result in sustainable development of the region. भाई गांव के लोग जब विकास करेंगे तो गांव विकसित होगा, गांव विकसित होगा तो हमारे शहर साथ में विकसित होते चले जाएंगे और हमारा देश नेशन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. धीरे 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 लेकिन परमानेंट, है ना. In the recent times, microfinance has been emerging as a powerful instrument for empowering women, particularly in rural areas. Particularly rural women are getting the benefit of self-help groups through the concept of microfinance, and they are gradually becoming economically empowered. Now they have the power to negotiate some of the small scale industries or some of the small businesses, or they are able to set their own earning techniques, getting by setting small business. So these are some of the techniques by which women are becoming empowered, and self-help group and microfinance are the instrument for empowering them. Okay? Can I move ahead? आगे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सब हमारे साथ हैं. जब लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया और आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे बता दें. ठीक है? Okay, ma'am. Oh, fine. ठीक है. Now we have discussed already self-help groups. Now I am talking specifically self-help groups which are working for rural areas. So, in recent years, self-help groups have emerged as a major strategy for the promotion of informal credit. देखो, फॉर्मल क्रेडिट तो जो हमारे एस्टैब्लिश्ड बैंक है उनके थ्रू होता है, लेकिन जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम होता है उसमें एक तो पेपर वर्क बहुत होता है और सिक्योरिटी सिस्टम बहुत होता है कि आप पहले ये सिक्योरिटी रखिए तब हम आपको लोन देंगे, या ये तमाम 10 पेपर्स लेके आइए, जब आपके ये पेपर्स बैंक में आएंगे तब हम आपका आधार कार्ड लाइए, तो आप पैन कार्ड लाइए, तो आप अपना कोई अपना सिक्योरिटी के लिए 1-2 अपने तरफ से आप लोग खड़ा करिए, आप अपना बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट लाइए, तमाम चीज़ें हैं. लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं या गांव के जो लोग हैं उनके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो सबसे
प्रमोट हुआ उसके पीछे रीजन यही था कि इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम ये दिया पुअर रूरल पुअर्स को. सो इन 1992 Reserve Bank of India has started NABARD have launched a pilot project and issued necessary guidelines to the banking system for lending to the self-help groups. धीरे धीरे क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नाबार्ड के थ्रू आरबीआई के ऑर्डर के तहत उनको पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मनी देना शुरू किया. इफ दे वांट टू गिव इनफॉर्मल लोन टू द रूरल पुअर और रूरल विमेन दे कैन प्रोसीड फ्रॉम दैट. So, a self-help group is a voluntary association of the poor people, especially women, who belong to the same socio-economic background. देखो जो self-help groups होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा heterogeneous socio-economic group के लोग नहीं होते. Almost एक जैसे socio-economic background के लोग. क्यों एक जैसे socio-economic background के लोग होते हैं? क्योंकि यदि मान लीजिए जैसे हम मान लो यदि ये तय करना चाहिए कि भाई हम हर महीने कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मान लो यदि सेम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं तो सभी का इनकम ऑलमोस्ट बराबर रेंज का होगा, तो वो कहेंगे भाई 500 रुपये हम हर महीने आसानी से निकाल सकते हैं. यदि मान लो बहुत वेरिएशन होगा तो क्या होगा, बहुत वेरिएशन हुआ यदि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में तो क्या होगा. कम ऑन व्हाट विल हैपन, होगा क्या, क्या दिक्कत आई. हाँ पुअर और रिच के बीच में डिफरेंस बढ़ते जाएगा और बहुत सारे विवाद भी. नहीं, फिलहाल क्या होगा, फिलहाल क्या होगा भाई, यदि सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की है तो भाई उन लोग सब आपस में ये तय किए कि भाई 500 रुपये आसानी से हम स्पेयर कर सकते हैं हर महीने. लेकिन यदि बहुत अंतर होगा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में तो क्या होगा, लोग इक्वल पे नहीं कर पाएंगे अपने इनकम के अकॉर्डिंग. कॉमन कंसेंसस ही नहीं बनेगा. कोई बोलेगा अरे हम तो 10,000 रुपये पर मंथ निकाल सकते हैं, कोई बोलेगा भैया 500 से ज़्यादा हम निकाल ही नहीं सकते. तुम्हारा कॉमन कंसेंसस ही नहीं बनेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूव करेगा कैसे, बात समझ में आ रहा है. तो यूजुअली सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं ताकि उनके प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी लगभग एक जैसा होता है, उनका एजुकेशनल स्टेटस भी मोर और लेस एक जैसा होता है, और उनके प्रॉब्लम्स और उनकी ज़रूरतें भी ऑलमोस्ट एक जैसी. तो ऐसी स्थिति में सेल्फ हेल्प ग्रुप को रन करना ज़्यादा आसान होता है जो स्मॉल सेविंग्स के बेसिस पे चले. सो द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट्स स्मॉल सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स विच आर देन केप्ट विद अ बैंक. दिस कॉमन फंड इज देन गिवन ए नेम, उसको एक नाम दे दिया जाता है. अब बैंक में वो होता है तो बैंक से इंटरेस्ट आता है, या यदि मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है. यदि कंप्लीट हो जाता है टेन्योर तो जो इंटरेस्ट आता है वो कॉमनली सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. यदि नहीं कोई मेंबर पूरा पैसा लेना चाहता है तो उसको दे दिया जाता है और उसको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंटरेस्ट. गेटिंग. सो सच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड जनरली अराउंड स्पेसिफिक इश्यूज confronting the poor or specific production activities, and often they have mobilized savings among their members and use such resources to meet the emergency debit needs. So these are some of the issues that is related to the self-help groups. Are you getting my point? Are Yes, everybody with me? I want to see you all. Come on. I'm going to stop sharing my slides. I want to see you. I want to see all the smart faces and beautiful faces of my students. Come on. Fine. Good. Fine. Udit, Alok, Rahul, Anurag, Shikha,